नमकीन खारा पानी बांह के ऊपरी हिस्से पर बने गोली के जख्म से टकराता रहा और दर्द बढ़ता रहा। पानी में तैरता देवराज चौहान समंदर के उस किनारे पर पहुंचा जो कि वीरान था। अंधेरा था। नीचे रेत रेत बिछी थी और आसपास पेड़ और झाड़ियां थी। चंद्रमा निकला हुआ था। उसकी रोशनी में काफी कुछ स्पष्ट दिख रहा था। देवराज चौहान ने एक निगाह समंदर में मारी जो कि चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था। फिर वह समंदर के किनारे रेत पर जा लेटा, आंखें बंद कर ली। वंशु करकरे का सफाया करके उसे सुकून मिल रहा था। परंतु शिकार अभी बाकी थे। सुधीर दावरे, अकबर खान, दीपक चौला और सरदूल। सफर अभी काफी लंबा था। एकाएक आंखों के सामने जगमोहन का चेहरा नाच उठा। वो जानता था कि जगमोहन जिंदा नहीं बचा होगा। उसके जिंदा बचे रहने का मतलब ही नहीं था। वो तो जाने कैसे बच गया था, परंतु जगमोहन नहीं बच पाया होगा। जो लोग उसे अस्पताल से उठा ले गए, उन्होंने उसकी लाश कहीं फेंक दी होगी। आंखें गीली हो गई देवराज चौहान की। बांह के दर्द को भूल गया था कुछ देर के लिए। इन्हीं सोच विचारों में उलझा रहा। ख्याल बनते बिगड़ते रहे और जाने कब आंख लग गई। फिर जब आंख खुली तो दिन निकल आया था। सूरज की धूप फैलनी आरंभ हो गई थी। कितनों दिनों के बाद वो रात भर बेहोशी भरी नींद में पड़ा रहा था, वरना उसकी नींद तो उड़ चुकी थी। सीने में सिर्फ प्रतिशोध की आग ही जल रही थी। ऐसी जलती आग में नींद ही कहां आती है। कुछ देर देवराज चौहान उसी तरह ठंडी रेत पर लेटा रहा। पेड़ की छाया उस पर पड़ रही थी। फिर उठ खड़ा हुआ। अभी बहुत काम करने थे उसने। बाकी शिकारों को तलाश भी करना था। देवराज चौहान ने अपने कपड़ों से रेत झाड़ी। कंधे के जख्म पर दर्द हुआ तो उस पर निगाह मारी। गोली काफी सारा मांस उधेड़ गई थी। कंधे पर दवा लगाना जरूरी था। आगे बढ़कर समंदर के पानी से हाथ मुंह धोया। गीले हाथ सिर के बालों में फिराए। एकाएक उसे परमजीत का ध्यान आया जो कि पुलिस कस्टडी में था। सब इंस्पेक्टर कामटे ने उसे जहर का इंजेक्शन दिया था कि उसे परमजीत को लगा दे। कल दिन भर इतना व्यस्त रहा कि दोबारा कामटे के पास नहीं जा पाया था। देवराज चौहान ने कामटे के पास ही जाने की सोची। वो कामटे के घर की तरफ रवाना हो गया। सुबह के 9 बज रहे थे जब वो इंस्पेक्टर कामटे के घर पर पहुंचा। कामटे घर पर नहीं था। दरवाजे पर ताला लगा था। देवराज चौहान ने पहले की तरह आसानी से दरवाजे पर लटकता ताला खोला और भीतर प्रवेश कर गया। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर कामटे आज 9:30 बजे ही पुलिस हेडक्वार्टर जा पहुंचा था। आज भी वो वानखेड़े से बात करना चाहता था। वानखेड़े के ऑफिस में पहुंचा तो पता चला कि वो नहीं है। कामटे उसका इंतजार करने लगा। 11 बज गए। कामटे वानखेड़े के इंतजार में कुर्सी पर बैठा रहा। तभी उसका फोन बज उठा। जेब से मोबाइल निकालकर उसने बात की। हेलो। कामटे साहब। कानों में आवाज पड़ी। सावरकर। कामटे ने आवाज पहचान ली थी। जी साहब, मैं ही हूं। आपने जो काम मुझे दिया था उसमें थोड़ी सफलता मिली है। क्या? दीपक चौला को मैंने ढूंढ लिया है कि वो कहाँ छिपा है। कहाँ? इस तरह कैसे खबर दे दूं? आपने नकद देने का वादा किया था। खबर पक्की है ना? साहब जी, पुलिस वाले से नकद लूं और कच्ची खबर दूं, ये कैसे हो सकता है? कहाँ है तू? सावरकर ने अपनी जगह बताई। वहां और लोग भी होंगे। वहां से निकल और कामटे ने मिलने की जगह बताई। साहब जी, नगद भी लेते आऊंगा। कामटे ने बात करके मोबाइल जेब में रखा और वानखेड़े के ऑफिस से बाहर निकलता चला गया। कामटे का दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था। अगर सच में दीपक चौला का पता मिल जाता है तो वो क्या करेगा? परमजीत से वो सब कुछ जान चुका था कि आर्य निवास होटल के उस हॉल में उन सब ने देवराज चौहान और जगमोहन के साथ क्या किया था। ऐसे में उसके मन में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। बल्कि सब कुछ जानकर
देवराज चौहान और जगमोहन के लिए मन में नरमी आ गई थी। देवराज चौहान और जगमोहन के साथ गलत किया इन लोगों ने। वैसे भी सरदूल, वंशु करकरे, दीपक चावला, अकबर खान, सुधीर दावरे ये खतरनाक लोग थे। कानून इनके घात में था। सरदूल तो कब से विस्फोट कांड में फरार मुजरिम का खिताब पाए हुए था। यूं देवराज चौहान और जगमोहन भी कम खतरनाक नहीं थे, परंतु वे इतने खतरनाक नहीं माने जाते थे कि आनन फानन उन्हें पकड़ा जाए। कामटे का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि अब उसे क्या करना है। कामटे पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर सीधा अपने बैंक पहुंचा और वहां से 10,000 रुपया निकालकर उस जगह पर जा पहुंचा जहां सावरकर ने मिलना था। सावरकर पहले ही वहां था और उसके पास आ पहुंचा। कामटे ने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई कि पास आकर सावरकर बोला, नमस्कार साहब, एकदम पक्की खबर है दीपक चावला की। सावरकर 35 बरस का घिसा हुआ इंसान था। कहाँ है दीपक चावला? नकद तो दिखाइए साहब, वो दांत फाड़ कर बोला। कामटे ने जेब थपथपाकर कहा, ये रहा। पहले दीपक चावला के बारे में बता कि वो कहाँ है। वो तो छिपा हुआ है, कठिनता से उसके बारे में जाना है। अगर हाथ तंग ना होता तो मैं आपसे एक पैसा भी ना लेता। दीपक चावला के बारे में बता। कामटे ने उसे घूरा। सावरकर कामटे को दीपक चावला के ठिकाने के बारे में बताता रहा। 5 मिनट सावरकर ही बोलता रहा, समझाता रहा कि दीपक चावला किधर है। कामटे ने सब कुछ सुना, सब समझा। साहब वो नकदी। कामटे ने जेब से 10,000 निकालकर उसे थमाए, जो कि 500 के नोटों की शक्ल में थे। ये ये कितने हैं? कम वजन देखकर सावरकर ने पूछा। 10,000 बस? सावरकर के होंठों से निकला। बैंक से, अपने खाते से निकाल कर लाया हूं। कामटे ने चिड़े स्वर में कहा। सरकार ने नहीं दिए तेरे को देने को। मैं तो कम से कम 25 की सोचे बैठा। दावरे, अकबर खान, सरदूल, करकरे की खबर दे, इस बार 25 दूंगा। सावरकर गहरी सांस लेकर रह गया। तभी कामटे का मोबाइल बजने लगा। हेलो। कामटे ने बात की। कामटे। कमिश्नर बाजरे की आवाज कानों में पड़ी। खबर सुनी तूने? क्या? कामटे के होंठों से निकला। समंदर में 10 मील भीतर एक बोट मिली है। उसमें वंशु करकरे की लाश है। क्या? कामटे चौंका। साथ में 2-3 लाशें और भी हैं। पुलिस कहती है कि उनकी हत्या रात को किसी वक्त हुई है। कामटे चुप सा रहा। ये काम देवराज चौहान ने ही किया होगा। उसने करकरे को ढूंढ लिया होगा। यही हुआ होगा सर। और तेरे को कोई सफलता नहीं मिल रही? बाजरे का तीखा स्वर कानों में पड़ा। मैं इसी सिलसिले में भागदौड़ कर रहा हूं सर। तब तक देवराज चौहान सबको खत्म कर देगा। ऐसा हुआ तो बुरा होगा। वो सब कानून के दुश्मन हैं। ये तो कैसी बातें कर रहा है कामटे? सॉरी सर। हम कानून वाले हैं। वर्दी पहनी है हमने। अपराधी को पकड़कर सजा दिलवाना हमारा काम है। इस तरह अगर सभी अपना फैसला खुद करते रहे तो कानून का मजाक बनकर रह जाएगा। मैं सबको ढूंढ रहा। पहले देवराज चौहान को ढूंढ। उसे पकड़ लेंगे तो ये खून खराबा बंद होगा। बाकी बचने वाले नहीं। मैं जल्दी ही कुछ करके दिखाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को पकड़ने के नाम पर तू मटर गश्ती कर रहा, रिश्तेदारों से मिलने चला जाता हो और मौज कर रहा हो? कमिश्नर बाजरे का स्वर कानों में पड़ा। मैं ऐसा नहीं हूं सर। जल्दी से कुछ करके दिखा। तरक्की लेनी है कि नहीं? लेनी है सर। तो कुछ करके दिखा। उधर से बाजरे ने फोन बंद कर दिया। कामटे ने कान से फोन हटाया और जेब में डालता गंभीर स्वर में सावरकर से बोला, करकरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। रात किसी ने उसे मार दिया। देवराज चौहान ने ही मारा होगा उसे। सावरकर के होंठों से निकला। पता नहीं। अगली बार 25 मिलेंगे खबर देने के। हाँ।
सावरकर चला गया। कामटे चेहरे पर सोच के भाव समेटे मोटरसाइकिल के पास ही खड़ा रहा। वो अपना अगला कदम तय कर रहा था, किसी नतीजे नतीजे पर पहुंचने की चेष्टा में था। अगला दृश्य। दोपहर 2 बजे सब इंस्पेक्टर कामटे ने एक बंद पड़े गैराज के बाहर मोटरसाइकिल रोकी और उतरकर गैराज के फाटक फाटक की तरफ बढ़ गया। वो सोच चुका था कि उसे क्या करना है। इस नतीजे पर पहुंचा था कि इन लोगों को गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं था। जेल की इन्हें परवाह नहीं थी। कुछ समय बाद इन्होंने फिर बाहर आ जाना था। इनके पीछे सरदूल था, उसकी ताकत काम करती थी। इन पर हाथ डालकर कामटे इन्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। इन लोगों ने उसकी लाश भी गायब कर देनी थी और पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं कर पाना था। कामटे ने गैराज का बंद फाटक खटखटाया। क्या है? भीतर से आवाज आई। गैराज बंद है, यहाँ काम नहीं होता। पता है, मैं दीपक चौला से मिलने आया हूँ, कामटे ने शांत स्वर में कहा। फौरन ही फाटक खुला और दादा जैसा दिखने वाला आदमी नजर आया। क्या बोला तू? दीपक चौला से मिलने आया हूँ। कामटे सादे कपड़ों में था। कौन दीपक चौला? ड्रामा मत कर। मैं सब इंस्पेक्टर कामटे हूँ। परमजीत को मैंने ही पकड़कर बंद किया है। अब समझा तू? यही बात भीतर जाकर दीपक चौला से कह, और वो जो कहे मुझे बताना। वो आदमी थोड़ा और फाटक खोलकर बाहर निकला और आसपास देखने लगा। अकेले आया हूं, साथ में फौज नहीं है, कामटे बोला। उसने कामटे को घूरा और बोला, भीतर आ। कामटे उसके साथ भीतर प्रवेश कर गया। फाटक के भीतरी तरफ 4 दादा लोग मौजूद थे। इसे बिठा ले अपने पास, पुलिस वाला है। दो ने फौरन कामटे को पकड़ा और खाली पड़ी कुर्सी के पास ले गए। उसकी तलाशी लेने लगे। राम, तू दरवाजे के बाहर खड़ा हो जा। कहीं ये साथ में पुलिस तो लेकर नहीं आया? राम तुरंत फाटक से बाहर निकल गया। उन्होंने कामटे से रिवॉल्वर बरामद की। सरकारी है, कामटे बोला। वापस दे देना। जिंदा गया तो वापस मिल जाएगी। कुर्सी पर बैठ जा, फिर उठना मत। कामटे बैठ गया। साले को दबा कर रखना, मैं भीतर जा रहा हूं, कहकर वो आदमी भीतर चला गया। कामटे कुर्सी पर बैठा रहा। दो आदमी सतर्कता से उसके पास खड़े रहे। 3 मिनट में ही भीतर गया व्यक्ति बाहर आ गया। चल, चौला साहब तेरे से बात करेंगे। कामटे उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। अगला दृश्य। कामटे को गैराज के भीतर एक कमरे में ले जाया गया। कमरे में पड़ा कबाड़ दीवारों के साथ सटा रखा था। वहां एक बेड बिछा था। पास ही पड़े टेबल पर बियर की बोतलें पड़ी थी। वहां दीपक चौला मौजूद था। दो आदमी साथ थे। कामटे के भीतर आते ही चुपती नजरों से दीपक चौला ने उसे देखा, फिर उसे लाने वाले से कहा, लगता तो अकेला ही है, नजर रखो। वो व्यक्ति बाहर निकल गया। कामटे मुस्कुराया और दीपक चौला को देखकर फिर कह उठा, फिक्र मत कर चौला, अकेला ही आया हूं, दोस्ती करने आया हूं। दोस्ती? विश्वास आ जाना चाहिए था अब तक। तेरा ठिकाना मुझे पता है और मैं अकेला आया हूं। रिवॉल्वर थी पास में, वो बाहर तेरे आदमियों ने रख ली। मैं चाहता तो परमजीत की तरह तेरे को भी पकड़ सकता था, कामटे ने कहा। बैठ। कामटे पुरानी सी काली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। दीपक चौला की तिरछी निगाह कामटे पर पड़ी। तो तू सब इंस्पेक्टर कामटे है? हाँ। परमजीत को क्यों पकड़ा? पकड़ना पड़ता है, वर्दी पहनी है तो कुछ करके भी दिखाना पड़ता है, कामटे मुस्कुराया। बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं? परमजीत ने बताया कि उस दिन आर्य निवास होटल में क्या हाल हुआ था। कामटे दोनों हाथ हिलाता कह उठा, बहुत बुरा हाल किया देवराज चौहान और जगमोहन का। लेकिन देवराज चौहान बच निकला। किस्मत तेज थी साले की, दांत भींच कर बोला दीपक चौला। ज्यादा ही तेज निकला किस्मत का। 2 महीने कोमा में रहने के बाद होश आ गया। तब वो मेरी ही देखरेख में था। जान चुका हूं ये बात।
तू तब मुझसे मिला होता तो तेरे लिए मैं देवराज चौहान को कॉमा में ही खत्म कर देता। दीपक चौला के दांत भिज गए। मौका खो दिया तूने। मैंने तो सोचा था कि वो मर जाएगा, लेकिन बच गया देवराज चौहान। तुमने उसके और जगमोहन के सिर में गोली ठीक से नहीं मारी थी। मैंने नहीं, सरदूल ने गोलियां मारी थी। कामटे ने गहरी सांस ली। चाकुओं के वार भी इस तरह किए कि उसकी जान न जाए। कोई वार घातक नहीं हुआ। उन्हें तड़पा रहे थे तब। चौला गुर्रा उठा। अगर एक एक वार उनके दिलों पर कर दिया होता तो आज का दिन न देखना पड़ता। तू तो बहुत हमदर्द बन रहा है मेरा। हमदर्द हूं तभी तो अकेला आया हूं। कामटे मुस्कुराया। रात करकरे मर गया। तूने मारा? मैं ये काम क्यों करूंगा? देवराज चौहान उस तक पहुंच गया होगा। चौला गुर्राया। मैं तेरे से दोस्ती करने आया हूं। नोट दे और दोस्ती कर। कामटे शांत स्वर में बोला। नोट? तेरी खबर अपने तक ही रखूंगा। मैं तेरे को अभी खत्म कर सकता हूं। बच्चों की तरह बातें मत कर। कुछ तो इंतजाम करके ही आया हूं मैं। मुझे मारा तो पुलिस तेरी लाश को उल्टा लटका देगी। दोस्ती की बात कर, जैसे मैं बात कर रहा हूं। कामटे ने मुस्कुराकर कहा। दीपक चौला कामटे को घूरता रहा, फिर बोला। पुलिस हमारे पीछे से कब हटेगी? होटल में मिली लाशों की वजह से पुलिस तुम लोगों के पीछे है। वो लाशें देवराज चौहान और जगमोहन ने बिछाई थी। चौला ने कहा। पुलिस तुम सबको ही कसूरवार मान रही है, क्योंकि देवराज चौहान और जगमोहन मौत के दरवाजे पर पड़े मिले पुलिस को। जब पुलिस के हाथ लगे तो तब सफाई देना। मैंने पूछा है, पुलिस कब हमारे पीछे से हटेगी? अभी तो इस बात का कोई चांस नहीं है। कमिश्नर बाजरे इस मामले में व्यक्तिगत दिलचस्पी ले रहा है। बेहतर होगा कि कमिश्नर बाजरे को सेट करो। वो चाहेगा तो सब ठीक हो सकता है। कामटे ने सरल स्वर में कहा। दीपक चौला दांत भींचे कामटे को देखता रहा। तू यहीं रह, निश्चित होकर रह। किसी को पता नहीं चलेगा कि तू यहां है। बियर पिएगा? दीपक चौला ने पूछा। क्यों नहीं? तेरे साथ बियर पीने में मुझे खुशी होगी। कामटे मुस्कुराया। चौला ने वहां मौजूद आदमियों को इशारा किया। एक ने फौरन बियर के 2 गिलास तैयार किए। एक कामटे को दिया, दूसरा दीपक चौला को। कामटे ने बियर का घूंट भरा, फिर कहा। मेरे को क्या देगा? मुंह बंद रखने का। तेरे लिए तो 5 बहुत है। ये तू अपनी कीमत लगा रहा है या मेरी? दीपक चौला ने कामटे को तीखी नजरों से देखा। कुछ तो ठीक कीमत लगा। कामटे मुस्कुराया। इसमें तेरी भी तो इज्जत है। 10 दूंगा। 20। कामटे बोला। मेरे से बना कर रख, तेरे को फायदा होगा। दीपक चौला ने बियर का घूंट भरा, फिर बोला। तेरे कमिश्नर को कैसे लाइन पर लाऊं? ये देखना तुम्हारा काम है। एक काम तुम लोगों ने गलत किया। बोल। इंस्पेक्टर विजय सावले को गोली से उड़ा दिया। ये मैंने नहीं किया, सरदूल ने किया है। वो कमिश्नर को डराकर उसे इस काम से पीछे हटाना चाहता था। और कमिश्नर डरा नहीं। कामटे ने गहरी सांस ली। बता, वो कैसे डरेगा? ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन उसे डराने की अपेक्षा उसे नोट दो तो ज्यादा ठीक रहेगा। वो नोट ले लेगा? नोट कौन नहीं लेता। कोई ज्यादा लेता है तो कोई कम लेता है। बातें तो तू समझदारी की करता है। यहां तक आना ही मेरी समझदारी का नतीजा है। कामटे बोला। तो 20 लाख मेरे हवाले करो। तू घर पहुंच। तेरे साथ साथ 20 लाख भी तेरे को पहुंचेगा। मेरा घर पता है? सब खबर है। कामटे ने बियर का गिलास खाली किया और उठ खड़ा हुआ। मेरे को खबर देता रह, मैं तेरे को नोट दूंगा। चौला ने कहा।
अब तो हम में संबंध बन गए हैं। कामटे मुस्कुराया। मैं तुम्हें खबरें दूंगा। कमिश्नर बाजरे से बात करो। वो चाहेगा तो सारी मुसीबतें तुम लोगों से हट जाएंगी। आजकल धमकी देने से काम नहीं बनते। दीपक चावला ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कामटे बाहर निकला। एक आदमी उसको बाहरी फाटक तक छोड़ गया। फाटक की रखवाली में बैठे दादाओं से कामटे ने अपनी रिवॉल्वर ली और बाहर निकलता चला गया। कामटे ने वानखेड़े से मिलने का विचार छोड़ दिया। यह खतरनाक मामला था। इस मामले से अब वो खुद को बचा लेना चाहता था, वरना कभी भी कोई गोली आकर उसे लग सकती थी। अगला दृश्य। कामटे अपने घर पहुंचा। दरवाजे पर ताला न देखकर सबसे पहले पत्नी सुनीता का चेहरा चमका। फिर देवराज चौहान ख्यालों में आया कि कहीं पहले की तरह ही देवराज चौहान भीतर तो नहीं। इसी उलझन में फंसा वो दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा भीतर से बंद था। सुनीता ही आ गई होगी। इस विचार के साथ कामटे मुस्कुरा पड़ा और दरवाजा थपथपाया। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला। सामने देवराज चौहान को देखकर कामटे हक्का बक्का रह गया। अपने कपड़ों को भी पहचाना जो देवराज चौहान ने पहने हुए थे। कई पलों तक कामटे के होंठों से कोई शब्द न निकला। अंदर आओ। देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। कामटे ने खुद को संभाला। सिर घुमाकर बाहर सड़क की तरफ देखा। सुना नहीं? भीतर आओ। कामटे ने गहरी सांस ली और भीतर आ गया। देवराज चौहान ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुमने पहले की तरह आज भी यही सोचा होगा कि तुम्हारी पत्नी भीतर होगी? कामटे सिर हिलाकर रह गया। फिर बोला, तुम कब से यहां पर हो? सुबह से। 8 बजे तो मैं यहां से गया था। 9 बजे मैं आया। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से उसे देखा। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुमने वो इंजेक्शन दिया नहीं परमजीत को। दिया होता तो सबसे पहले तुम उसी का जिक्र करते। कामटे ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। देवराज चौहान उसे देखता रहा। कामटे ने पानी पिया और बोतल वापस फ्रिज में रखता कह उठा, रात तुमने वंशु करकरे का शिकार कर लिया? देवराज चौहान उसे देखता रहा। कम से कम हाँ तो कह दो। हाँ, मैंने मारा उसे। जानता हूं कि तुमने ही मारा। कामटे आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। तुम बार बार मेरे घर पर क्यों आते हो? तुमने मेरे कपड़े भी पहन रखे हैं, चाय वाय भी पी होगी, आराम भी किया होगा, और मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुमने परमजीत को नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। देवराज चौहान का स्वर कठोर था। बहुत तेज जहर था इंजेक्शन में। लेबोरेटरी में उस जहर की जांच करवाई मैंने। कामटे शांत स्वर में कह उठा, तुम शायद मुझे मजाक समझ रहे हो। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा और रिवॉल्वर निकाल ली। कामटे सकपका उठा। ये जेब में रखो। मुझे रिवॉल्वर दिखाकर डराने की कोशिश मत करो। वानखेड़े साहब कहते हैं कि देवराज चौहान पुलिस वालों की जान नहीं ले सकता। वो गारंटी से ये बात कहते हैं। मरने के बाद वानखेड़े से पूछना कि गारंटी कहां गई। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा और रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए। ये देखकर कामटे कांप उठा। रुको, ये क्या कर रहे? तभी कॉल बेल बज उठी। दोनों की निगाह दरवाजे की तरफ गई। मैं देखता हूं। कामटे कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान फौरन उसके साथ हो गया और रिवॉल्वर उसकी कमर में लगाकर कहा, कोई चालाकी मत करना। कामटे ने दरवाजा खोला। देवराज चौहान उसकी कमर से रिवॉल्वर लगाए रहा, परंतु इस तरह ऊंट में रहा कि बाहर वाला उसे न देख सके। बाहर एक आदमी कपड़े का थैला संभाले खड़ा था। कामटे को देखते ही उसने थैला आगे बढ़ाया। ये लो, पूरे 20 हैं, गिन लो। पूरे ही होंगे। कामटे ने थैला पकड़ा। मेरा शुक्रिया कह देना। वो आदमी चला गया। थैला संभाले कामटे पीछे हटा और दरवाजा बंद किया। देवराज चौहान ने उसकी कमर से रिवॉल्वर हटाई और कामटे से थैला नीचे रखवाकर उसे चेक करने लगा। 20 लाख का रोकड़ा है, कामटे ने कहा,
और फुर्ती से रिवॉल्वर निकालकर थैले पर झुके देवराज चौहान के सिर पर रिवॉल्वर रखकर गुर्राया, खबरदार, हिलना मत। देवराज चौहान झुका झुका वैसे ही ठिठक गया। तुमने ये नहीं सोचा कि इस पुलिस वाले के पास रिवॉल्वर हो सकती है? तुमने सोचा कि एक बार तुमने मुझसे रिवॉल्वर छीन ली तो दोबारा मेरे पास रिवॉल्वर ही नहीं होगी? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। कुछ क्षण चुप्पी में बीते। कांपटे ने रिवॉल्वर उसके सिर से हटाई और जेब में वापस रखता हुआ कह उठा, सीधे हो जाओ, तुम पर गोली चलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। देवराज चौहान सीधा खड़ा हो गया, चुभती नजरों से कामटे को देखा। कामटे वापस कुर्सी पर जा बैठा। देवराज चौहान ने हाथ में थवी रिवॉल्वर जेब में रखी और शांत स्वर में बोला, ये 20 लाख कहां से आए? कौन दे गया? ये रिश्वत है, कामटे गंभीर स्वर में बोला। दीपक चौला का आदमी दे गया है। दीपक चौला? देवराज चौहान के दांत भिज गए। किस बात की रिश्वत दी है उसने? कि मैं उसके छिपने का ठिकाना पुलिस डिपार्टमेंट को ना बताऊं। क्या मतलब? देवराज चौहान चौंका। तुम जानते हो कि दीपक चौला कहाँ है? हाँ, सीधा उसी से मिलकर आ रहा हूं, सामान्य स्वर में कहा कामटे ने। देवराज चौहान कुछ पलों तक कामटे को देखता रहा, फिर बोला, तुमने अपने डिपार्टमेंट से गद्दारी क्यों की? गद्दारी नहीं, यह समझदारी है, कामटे गंभीर स्वर में बोला। मैं मामूली सा सब इंस्पेक्टर हूं, इतने बड़े मगरमच्छों से पंगा लेकर जिंदा नहीं रह सकता। चौला को अगर गिरफ्तार कर लेता ढेर सारे पुलिस वालों को ले जाकर, तो कोई ना कोई मुझे खत्म कर देता और चौला सलामत फिर बाहर आ जाता। मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। यही वजह रही कि मैंने चौला से समझौता कर लिया। देवराज चौहान के दांत भिजे रहे। कुछ पल उनके बीच खामोशी रही। कहाँ छिपा है दीपक चौला? तुम्हें बताना ठीक होगा? कामटे गंभीर था। हाँ, मुझे बताना ठीक होगा। देवराज चौहान के चेहरे पर वहशी भाव नाच उठे। कामटे कुछ पल देवराज चौहान को देखता रहा, फिर बताया कि चौला कहाँ छिपा है। देवराज चौहान इस वक्त दरिंदा लग रहा था। मैं दिन भर तुम्हारे घर पर रहूंगा, रात को यहां से जाऊंगा। ठीक है, कामटे गंभीर था। कोई चालाकी मत करना, वरना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई चालाकी करूंगा? देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी नाचती रही। मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, कामते उठते हुए बोला। मैं चाय बनाता हूं, फिर तुम्हें बाजार से कपड़े लाकर दूंगा। अगर तुम मेरे कपड़े पहनकर यहां से निकलोगे तो कोई तुम्हें और मेरे कपड़ों को पहचान लेगा और मुसीबत मेरे सिर आ जाएगी। कामटे किचन की तरफ बढ़ गया। होंठ भींचे देवराज चौहान आगे बढ़कर सोफे पर जा बैठा। ये उसके लिए बहुत राहत की बात थी कि दीपक चौला का ठिकाना मालूम हो गया था। आज रात दीपक चौला का शिकार भी हो जाएगा। इसके साथ ही उसकी आंखों के सामने जगमोहन का चेहरा चमका। जाने वो कहां होगा, जिंदा भी होगा या नहीं। देवराज चौहान की आंखों में पानी चमक उठा, साथ ही होंठों से गुर्राहट निकली। मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा सरदूल। चलिए दोस्तों, इस कहानी को और ज्यादा आगे बढ़ाने से पहले जानते हैं कि बीते वक्त में क्या हुआ था। उस दिन आर्य निवास होटल में जब पुलिस पहुंची तो वहां पर क्या हुआ पड़ा था। कालबा देवी रोड पर स्थित आर्य निवास होटल। 20 मिनट पहले होटल के आसपास सब कुछ सामान्य था। रोजमर्रा की भांति चहल पहल और शांति थी। लेकिन लोगों ने एकाएक धमाकों और गोलियां चलने की आवाजें सुनी, चीखों पुकार सुना। ये सब करीब 20-25 मिनट तक चलता रहा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, परंतु होटल के भीतर गोलियां चल रही हैं, ये तो हर किसी को पता चल गया था। बाहर मौजूद लोग इधर उधर दबक गए थे। उन्हें मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले की याद ताजा हो आई। ये सब 20 मिनट तक चलता रहा, फिर शांति छा गई।
बेहद गहरा सन्नाटा था। जिस जिसके कानों में फायरिंग की आवाजें पड़ी थी, उनके चेहरों पर और आंखों में सवाल था कि ये क्या हुआ होटल के भीतर। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। तभी काफी सारे लोग होटल से बाहर निकले। अधिकतर ने रिवॉल्वरें थाम रखी थी। वो जल्दी में लग रहे थे। देखते ही देखते वो पार्किंग में खड़ी अपनी कारों में बैठे और कारें चल पड़ी। कुल 6 कारें थी जो कि आदमियों से ठुसी भरी भरी पड़ी थी। फिर वो कारें आर्य निवास होटल से दूर होती चली गई। उनके जाने के पश्चात होटल में सन्नाटा और बढ़ गया था। अगला दृश्य। आर्य निवास होटल के बाहर हर तरफ पुलिस की कारें ही कारें दिखाई दे रही थी। सायरन बज रहे थे। पुलिस कारें आती जा रही थी। हर तरफ खाकी वर्दियां ही दिखाई दे रही थी। किसी ने आर्य निवास होटल में हुई गोलाबारी के बारे में पुलिस को फोन किया था। पहले एक पुलिसकार ही वहां पहुंची थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार और 2 कांस्टेबल थे। वो सब होटल में गए और तुरंत ही बाहर आ गए। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्होंने फौरन अपने ऑफिसरों को आर्य निवास होटल के भीतरी हालातों के बारे में जानकारी दी। उसके बाद तो जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया था। मात्र आधे घंटे में ही वहां एक के बाद एक पुलिस कारें सायरन बजाती पहुंचने लगी। ये इलाका कमिश्नर बाजरे के अंडर आता था। वो वहां पहुंचकर कार से बाहर निकला तो वहां मौजूद पुलिस वाले सैल्यूट देने लगे उसे। कमिश्नर बाजरे ने पास के पुलिस वाले से पूछा, भीतर कौन गया है? सर सर वो सब इंस्पेक्टर कामटे गया है। वही सबसे पहले पहुंचा था। उसके बाद कौन गया था? कमिश्नर बाजरे ने पूछा। कोई नहीं सर, आपका ऑर्डर था कि हम यहाँ पहुंचे और भीतर ना जाएं आपके आने तक। सब इंस्पेक्टर कामटे को बुलाओ। जी। वो पुलिस वाला फौरन एक तरफ चला गया। कमिश्नर बाजरे की नजर हर तरफ घूमने लगी। चेहरे पर गंभीरता थी। वो पुलिस वाला मिनट भर में ही सब इंस्पेक्टर कामटे को ले आया। ये सब इंस्पेक्टर कामटे हैं, उस पुलिस वाले ने कहा। सब इंस्पेक्टर कामटे ने जोरदार सैल्यूट दिया। तुम सबसे पहले यहां आए और भीतर गए? ये यस सर। उसके होंठों से सूखा सा स्वर निकला। कमिश्नर बाजरे ने पास खड़े पुलिस वालों से कहा, तुम सब लोग होटल के स्टाफ, यहां ठहरे लोगों और होटल के बाहर आसपास रहने वाले लोगों के बयान लो। जो गवाह बनाने के काबिल लगे उसका अता पता ठीक से नोट कर लेना। मैं कामटे के साथ भीतर जाकर देखता हूँ। उसके बाद भीतर कार्रवाई करेंगे। चलो कामटे, तुमने जो देखा है वो सब मुझे भी देखना है। जी जी सर। कमिश्नर बाजरे सब इंस्पेक्टर कामटे के साथ होटल के भीतर प्रवेश कर गया। होटल के भीतर जर्रे जर्रे पर पुलिस वाले मौजूद थे। होटल को पुलिस ने पूरी तरह कब्जे में कर रखा था। जहां गोलियां चली थी उस तरफ होटल का स्टाफ का जाना मना था। बाजरे और कामटे लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर पहुंचे। इधर सर। सब इंस्पेक्टर कामटे लिफ्ट से निकलकर एक तरफ इशारा करता हुआ कह उठा। बाजरे कामटे के साथ आगे बढ़ गया। क्या हुआ पड़ा है कामटे? बहुत बुरा हाल है सर। मुझे बताओ। कामटे फौरन कुछ न कह सका। कमिश्नर बाजरे ने कामटे पर नजर मारी। चुप क्यों हो? सर समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। कहीं से भी शुरू कर दो। हम पहुंच ही गए हैं सर। सब इंस्पेक्टर कामटे व्याकुल सा कह उठा। बेहतर होगा कि आप खुद ही सब देखें। तो तुम कुछ नहीं बताना चाहते? मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा सर। ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। कामटे के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। लाशें, कत्ल, हत्या सब कुछ बहुत बार देखा है, परंतु ये नजारा पहली बार देखा है। कमिश्नर बाजरे के चेहरे पर गंभीरता आ ठहरी। तुम ऐसा कह रहे हो तो यकीनन कुछ खास ही होगा। कामटे सूखे होंठों पर जीभ फेर कर रह गया। कामटे गैलरी के मोड़ पर पल भर के लिए ठिठका। ठीक सामने 6 फुट चौड़ा, 8 फीट ऊंचा लकड़ी का दरवाजा था। उसकी तरफ इशारा करता कामटे हड़बड़ाए स्वर में बोला, ये यही वो हॉल है सर।
कमिश्नर बाजरे माथे पर बल डाले तेजी से आगे बढ़ा और दरवाजे के दोनों पल्लों को धकेलते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल उसके कदम जड़ होकर रह गए। सेकंडों में आंखें पूरे हॉल का नजारा कर गई। 15 कमरों जितना बड़ा हॉल था वो। वहां टेबल, कुर्सियां, बेड, अलमारियां, जो भी फर्नीचर था अपनी जगह से हटा हुआ इधर उधर बिखरा पड़ा था। लगता था जैसे कमरे में बहुत बड़ा तूफान आकर हटा हो। हर जगह खून के छींटे और बिखरा हुआ खून था। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। गोलियां लगी लाशें। कोई लाश कुर्सी पर लटकी पड़ी थी तो किसी लाश का आधा शरीर टेबल पर और बाकी का नीचे लटक रहा था। फर्श पर ही पूरे हॉल में जाने कितनी लाशें पड़ी थी। लाशों की हालात ये स्पष्ट उजागर कर रही थी कि वहां अचानक ही गोलियां चलनी शुरू हुई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये सब मारे गए। कई लाशों के हाथों में रिवॉल्वरें दबी थी। कई रिवॉल्वरें फर्श पर बिखरी पड़ी थी। मौत का नंगा नाच हुआ था यहाँ। ये तो स्पष्ट ही दिखाई दे रहा था। कमिश्नर बाजरे के होंठ भिज गए। चेहरे पर गंभीरता नाच उठी। यहाँ ऐसा बुरा नजारा होगा उसने कल्पना भी नहीं की थी। तेज सांसों की आवाज सुनकर बाजरे ने सिर हिलाया तो पास में कामटे को खड़ा पाया। यहाँ तो तबीयत से गोलियां चलाकर लोगों को मारा गया है, बाजरे बोला। 20 मिनट तक गोलियां चलती रही हैं सर। 20 मिनट? बाजरे की नजरें पुनः लाशों पर जाने लगी। फिर तो कम लाशें हैं ये। इतनी लाशें तो 7-8 मिनट में बिछाई जा सकती हैं। तुम इन मरने वालों में से किसी को जानते हो? मैंने अभी तक किसी का चेहरा नहीं देखा सर। सब इंस्पेक्टर कामटे ने पुनः सूखे होंठों पर जीभ फेरी। जब मैं आया तो यहाँ का हाल देखकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और फौरन आपको खबर कर दी। ये सब देखकर मुझे बुरा लग रहा है। अखबार और टीवी न्यूज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। एक साथ इतनी लाशें। फिर बाजरे आगे बढ़ा और वहां फैली लाशों को गिनने लगा। अभी आधी लाशें ही गिन पाया था कि एकाएक ठिठका। एक के पांव में उसने हल्का सा कंपन होते देखा। कामटे, कमिश्नर बाजरे ने कहा, ये सब लाशें नहीं हैं। इनमें जिंदा भी हैं। जो जिंदा हैं उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करो। बाहर से पुलिस वालों को बुलाओ। सब इंस्पेक्टर कामटे फौरन पलटकर बाहर की तरफ भागा। कमिश्नर बाजरे उसके पास पहुंचा, जिसकी टांग हिलती देखी थी उसने। पास पहुंचकर ठिठका और नीचे झुककर गहरी निगाहों से उसका चेहरा देखने लगा। वो शख्स और कोई नहीं, देवराज चौहान ही था। डकैती मास्टर देवराज चौहान। देवराज चौहान के चेहरे की हालत बहुत बुरी थी। चेहरे के निशान स्पष्ट दर्शा रहे थे कि उसे बहुत बुरी तरह मारा गया है। एक आंख सूजी हुई थी, होंठ फटे पड़े थे घूंसों से। चेहरा खून में डूबा हुआ था। शरीर पर कई जगह चाकू के घाव भी दिखे। कमिश्नर बाजरे होंठ सिकोड़े उसका मुआयना करता रहा। तभी उसकी निगाह देवराज चौहान के सिर के ऊपरी हिस्से पर पड़ी। वहां जख्म दिखा। ध्यान से देखने पर उसने महसूस किया कि सिर पर गोली लगी है, जो कि सिर के ऊपरी हिस्से को चीरती हुई निकल गई है। बाजरे समझ नहीं पाया कि आखिर यहाँ क्या हुआ होगा। कमिश्नर बाजरे की निगाह देवराज चांद के शरीर के नीचे बाकी शरीर पर फिरने लगी। बहुत पिटाई की गई थी उसकी। पूरा घायल शरीर इस बात का गवाह था कि इसे जान से खत्म करने की चेष्टा की गई है, परंतु ये अभी तक जिंदा था। बाजरे सीधा हुआ और वहां मौजूद बिखरी लाशों पर नजरें दौड़ाने लगा। उसी पल कांटे ने भीतर प्रवेश किया। साथ में 7-8 पुलिस वाले भी थे। उन्होंने फोल्डिंग स्ट्रेचर भी पकड़ रखा था। बाजरे उन्हें देखते ही कह उठा, इस आदमी को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ, इसकी सांसें चल रही हैं अभी। 3 पुलिस वाले स्ट्रेचर के साथ देवराज चांद के पास आ पहुंचे। कमिश्नर बाजरे वहां से हटता बाकी पुलिस वालों से कह उठा, तुम सब सावधानी से यहां पड़ी लाशों को चेक करो। शायद कोई और भी जिंदा हो, लेकिन यह काम सावधानी से हो। किसी भी चीज के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। कोई सबूत या उंगलियों के निशान मिटे नहीं। सिर्फ जिंदा या मुर्दा चेक करो और बाहर निकल जाओ।
ये कोई गंभीर मामला लगता है। फिर सब पुलिस वाले वहां पड़ी लाशों की तरफ बढ़ गए। चेक करने लगे कि कोई जिंदा तो नहीं है उनमें। तब तक 3 पुलिस वाले देवराज चौहान को स्ट्रेचर पर डाले बाहर निकल चुके थे। कमिश्नर बाजरे गंभीर सा खड़ा वहां नजरें दौड़ाता रहा। वो जानता था कि यहाँ जो भी हुआ खास हुआ था, वरना इतनी लाशें न पड़ी होती। लेकिन उसे भरोसा था कि वो मामले की तह तक पहुंच ही जाएगा। काफी लाशें थी यहाँ। इनकी पहचान होते ही मामले की परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। सर, एकाएक पुलिस वाले ने कहा, यहाँ एक जिंदा है। यहाँ भी एक जिंदा है सर, दूसरे पुलिस वाले की आवाज आई। ये भी मुझे जिंदा लगता है सर, पर बहुत बुरी हालत है इसकी। शरीर पर चाकुओं के निशान, पिटाई भी की गई है और सिर में गोली लगी है, परंतु फिर भी जिंदा है। नब्ज धीमी चल रही है। कमिश्नर बाजरे उसके पास पहुंचा, मुआयना करने लगा। वो जगमोहन था। उसकी हालत तो देवराज चौहान से भी बुरी थी। हैरत थी कि सिर में गोली लगने पर भी वो जिंदा था। इन तीनों को हॉस्पिटल ले जाओ। स्ट्रेचर का इंतजार मत करो, कंधों पर डालो और बाहर गाड़ी तक ले जाओ। आनन फानन उन्हें उठाया गया और वो बाहर निकल गए। सब इंस्पेक्टर कामटे गंभीर सा कमिश्नर बाजरे के पास पहुंचा। फिंगरप्रिंट, डॉक्टर, फोटोग्राफर और सब कभी भी पहुंच सकते हैं सर। वो रास्ते में है, कामटे ने बेकुल स्वर में कहा। यहाँ क्या हुआ होगा सर? पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ है बुरा हुआ है। बहुत ही बुरा। लगता है जैसे कहर बरपा हो। कुछ ही देर में फिंगरप्रिंट स्टाफ, फोटोग्राफर, डॉक्टर आ गया। उन सब ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। कमिश्नर बाजरे कामटे के साथ बाहर निकला। तुम मेरे साथ यहीं रहोगे कामटे? यस सर। आओ, होटल वालों से पूछताछ कर ली जाए। जी, लेकिन ये केस आप जिसके हवाले करना चाहते हैं, पूछताछ में उसे भी साथ रखिए सर। तो कामटे, कमिश्नर बाजरे का एक मुस्कुराकर बोला, अभी तो इस केस पर मैं ही काम कर रहा हूं। आप सर? कामटे के होठों से निकला। हाँ, क्योंकि ये केस मुझे कुछ खास लग रहा है। ऐसा मामला मैंने पहले कभी नहीं देखा, कमिश्नर बाजरे ने कहा। और उसकी निगाह सामने से आते इंस्पेक्टर शेखर परवरे पर टिक गई। इंस्पेक्टर शेखर पेरवले बाजरे के अंडर ही तैनात था। पेरवले ने सैल्यूट दिया, पास आकर और बोला, सर, ये केस मुझे सौंप दीजिए। मैं ये सारा मामला सुलझा लूंगा। वहां हॉल में पड़ी लाशों का पंचनामा करना है। डॉक्टर भी वहां है। तुम वो सब संभालो अभी। आओ कामटे। कमिश्नर बाजरे और सब इंस्पेक्टर कामटे आगे बढ़ गए। अगला दृश्य। कमिश्नर बाजरे और सब इंस्पेक्टर कामटे होटल के ही एक कमरे में मौजूद थे और वहां पूछताछ के लिए कई कर्मचारी बुला रखे थे। सबसे पहले पूछताछ फ्लोर मैनेजर से शुरू की। तुम्हारा नाम? किशोर वासवानी, उसने कहा। वो 45 बरस का स्वस्थ शरीर का व्यक्ति था। सांवला रंग, होंठों पर मूछें। बैठ जाओ। किशन किशन वासवानी बैठ गया। क्या हुआ था दूसरी मंजिल पर? किशन वासवानी बेचैन और सोचों में डूबा दिखा। होटल के दूसरे फ्लोर के मैनेजर तुम हो? बाजरे ने पूछा। हाँ। तो तुम्हें वहां के हालात सबसे ज्यादा मालूम होने चाहिए। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। ये कैसे हो सकता है? वो लोग इस होटल के हॉल में कैसे मौजूद थे? वो हॉल आज के दिन के लिए बुक किया गया था, बर्थडे पार्टी के लिए। किसने बुक किया? बंसीलाल मराठे नाम के आदमी ने। वो कौन है? मैं नहीं जानता। होटल के रजिस्टर में उसके बारे में जानकारी होगी। रजिस्टर मंगवाओ। किशन वासवानी ने वहां मौजूद होटल के स्टाफ के एक आदमी को रजिस्टर लाने को कहा। तुमने बंसीलाल मराठे को देखा था? कह नहीं सकता। क्या मतलब? वो जो भी लोग थे, होटल से खाने पीने का सामान उस हॉल में रखवा लिया था।
परंतु होटल की सर्विस उन्होंने नहीं ली थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी आदमी उनकी पार्टी में मौजूद हो। किशन वासवानी ने कहा, तुमने आने वालों को देखा? कुछ को। किसी को पहचानते हो? किसी को भी नहीं, परंतु जिन्हें देखा उन्हें अब देखूंगा तो पहचान लूंगा। वो लोग कब आए थे होटल में? 12 बजे आना शुरू हो गए थे। अलग अलग आए थे। 20-25 लोग होंगे कुल। 5-6 लोगों के ग्रुप में वो लोग आए थे। वो खतरनाक दिख रहे थे। उनके पास रिवॉल्वरें थी। तुमने कैसे देखा रिवॉल्वरों को? कईयों के पास रिवॉल्वरों की झलक मिली थी मुझे। जैसे वो 5-6 के ग्रुप में आते तो उनमें से एक ही खास लगा मुझे। बाकी सब जैसे उसके रक्षक के तौर पर लगे। तो क्या ये डॉन लोगों की मीटिंग लगी तुम्हें? नहीं जानता। यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। फिर क्या हुआ? कब तक वो सब लोग आते रहे? 2 बजे तक मेरे ख्याल में वो सब आ गए थे। उस हॉल के दरवाजे पर 2 आदमी पहरे के लिए खड़े थे, जिससे कि कोई भीतर ना जा सके। उनकी गतिविधियां रहस्यमयी जैसी थी। उस हॉल में से सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिन्हें कि उन्होंने बुकिंग के वक्त ही आज के दिन के लिए हटाने को कह दिया था। हमने कस्टमर की बात मानी और ऐसा ही किया। किशन वासवानी गंभीर स्वर में कह रहा था। वो पेमेंट दे चुके थे हॉल के किराए की। गोलियां चलने की आवाज कब सुनी? शाम 4:30 बजे के करीब। 1 मिनट। उनमें से एक आदमी अकेला आया था, लेकिन वो कुछ खास था। क्या खास था वो, ये मैं नहीं समझ पाया। वो होटल के बाहर टैक्सी से उतरा था। टैक्सी वाले को किराया देकर भीतर आया और मेरे से ही उसने उस हॉल के बारे में पूछा था। तो मैं उसे ऊपर हॉल तक छोड़कर आया था। रास्ते में उससे कोई बात हुई? नहीं। वो कैसा था दिखने में? 55-57 की उम्र होगी उसकी, परंतु वो फर्तीला था, चुस्त था। सिर के आधे बाल सफेद थे, चांदी की तरह सफेद। क्लीन शेव था वो। कद-काठी साधारण थी। उसमें क्या खास लगा तुम्हें? कह नहीं सकता, परंतु वो जरूर कुछ खास लगा। अकेला आया था वो। उसकी तरह अकेला कोई नहीं आया था। बाकी लोगों का क्या हुलिया था? किस किस का हुलिया बताऊं, वो 25-30 लोग थे। बताना तो सबका ही पड़ेगा, लेकिन बाद में ही सही। तो 4:30 बजे गोलियां चलने की आवाजें सुनी? हाँ। फिर कितनी देर गोलियां चली? 15-20 मिनट गोलियां चलती रही। होटल में आवाजें गूंजती रही। किसी की हिम्मत ना हुई उस हॉल की तरफ जाने की। हमने पुलिस को फोन कर दिया था। होटल के कुछ कर्मचारी उस हॉल तक गए, परंतु दरवाजा भीतर भीतर से बंद था और भीतर गोलियां चल रही थी। वो डर के वापस आ गए। फिर जब गोलियां चलनी बंद हुई तो 2-4 मिनट बाद उस हॉल का दरवाजा खुला और 10-12 लोग और हम्म, जब गोलियां चलनी बंद हुई तो 2-4 मिनट बाद उस हॉल का दरवाजा खुला और 10-12 लोग बाहर निकले और वहां से चले गए। उनमें सफेद बालों वाला वो खास व्यक्ति भी था। तब कईयों ने रिवॉल्वरें पकड़ी हुई थी। उनमें से 2-3 घायल भी थे तब। वो सब बहुत खतरनाक लग रहे थे। होटल वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की तब? कमिश्नर बाजरे ने पूछा। किशन वासवानी ने बाजरे को घूरा। क्या हुआ? कोई मरना नहीं चाहता था, इसलिए जब वो लोग जा रहे थे तो उन्हें नहीं रोका। किशन वासवानी ने गहरी सांस लेकर कहा। अभी तुमसे बहुत पूछताछ करनी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बाजरे ने कहा। ठीक है। किशन वासवानी ने सिर हिला दिया। कमिश्नर बाजरे बाकी लोगों से पूछताछ में व्यस्त हो गया। सब इंस्पेक्टर कामटे हर पल बाजरे के साथ रहा। फिर इंस्पेक्टर शेखर परवले वहां पहुंचा। सर, लाशों का पंचनामा किया जा रहा है। कल सुबह उनका पोस्टमार्टम हो जाएगा। कमिश्नर बाजरे ने गर्दन घुमाकर इंस्पेक्टर पेरवले को देखा। जिन लोगों को हॉस्पिटल भेजा है वो 4 लोग
उन पर सख्त पहरा लगा दो। तुम भी वहां रहो। पहरा इतना सख्त हो कि कोई बाहरी आदमी उन तक ना पहुंच सके। उन्हें मारने के लिए उन पर फिर हमला हो सकता है, क्योंकि यहां से कुछ लोग गोलियां चलाकर बाहर गए हैं और वो 4 जिंदा बच गए हैं। मैं समझ गया सर, मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूं। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर शेखर पैरवले बाहर निकलता चला गया। अगला दृश्य। कमिश्नर बाजरे इंस्पेक्टर विजय सावटे से मिला, जो कि होटल के भीतर और बाहर पूछताछ कर रहा था। इंस्पेक्टर कामटे बाजरे के साथ था। सावटे, कमिश्नर बाजरे ने पूछा, क्या पूछताछ की तुमने? सर, यहां बर्थडे पार्टी थी। दूसरी मंजिल का हॉल बर्थडे पार्टी के लिए आज के लिए किराए पर लिया, लेकिन वहां कोई बर्थडे केक नहीं था। सब इंस्पेक्टर कामटे ने कहा। बाजरे और सावटे की निगाह कमरे की तरफ गई। तुमने अच्छी तरह ये बात नोट की थी कामटे? बाजरे ने पूछा। यस सर। कोई शंका न रह जाए, मैं एक बार फिर हॉल में नजर मार लेता हूं। जाओ, देख कर आओ। कामटे चला गया। बाजरे ने सावटे को देखा। तो ये बर्थडे पार्टी थी? बाजरे ने पूछा। जी सर, इस काम के लिए हॉल बुक किया गया था, परंतु आने वाले मेहमानों का अंदाज अलग था। जैसे कि वो सब 4, 5 और 6 के ग्रुपों में आए थे, परंतु उन ग्रुपों में एक एक आदमी ही खास था। बाकी सब जैसे उनके गनमैन थे। कुछ ऐसा ही अंदाज था उनके आने का। कमिश्नर बाजरे ने सहमति में सिर हिलाया। आने वाले मेहमान होटल के कर्मचारियों से कोई बात नहीं कर रहे थे, सीधे दूसरी मंजिल के हॉल में पहुंचते जा रहे थे। वहां दरवाजे पर 2 लोग हर वक्त खड़े रहे। वो दोनों उनके ही लोग थे और जैसे आने वालों को पहचान कर भीतर जाने दे रहे थे। उन दोनों की लाशें भी हॉल में ही पड़ी हैं। तुमने उन लाशों की किसी से पहचान करवाई? यस सर, होटल के कर्मचारियों ने उन्हें पहचाना कि यही 2 पहरेदारी के लिए हॉल के दरवाजे पर थे। कमिश्नर बाजरे ने गंभीरता से सिर हिलाकर कहा। मान लो बर्थडे पार्टी शुरू हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? दोनों की नजरें मिली। सर, मेरे ख्याल से उनके बीच कोई झगड़ा हो गया और गोलियां चलने लगी। ये तो जाहिर ही है, लेकिन वो सब लोग कौन थे? अभी तक तो किसी की भी पहचान नहीं हो सकी। हो जाएगी। 20 के करीब लाशें हैं। इतने लोगों को कई लोग जानते होंगे। जब हमारी भागदौड़ शुरू होगी तो सब कुछ खुल जाएगा। 4 लोग जिंदा मिले हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जाने असल मामला क्या है? उन चारों की जान फिर लेने की कोशिश हो सकती है। इंस्पेक्टर पैरवले वहां उन्हें सुरक्षा दे रहा है, उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। विजय सावटे खामोश रहा। हॉल में क्या हो रहा है? आओ, वहीं चलते हैं। दोनों हॉल की तरफ चल पड़े। सावटे बोला, वहां नीचे बिखरी काफी रिवॉल्वरें मिली हैं। उन पर से फिंगरप्रिंट ले लिए गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि फिंगरप्रिंटों का रिकॉर्ड हमें मिलेगा। वो लोग शरीफ नहीं हो सकते। सब पता चल जाएगा हमें। ये काफी बड़ा गंभीर मामला लगता है सर। 15-20 लोगों को इस तरह गोलियां चला के मार देना, ये सब खतरनाक लोग ही होंगे। तभी सामने से सब इंस्पेक्टर कामटे आता दिखा। वो पास आया। सर, उस हॉल में बर्थडे केक जैसी कोई चीज नहीं है। विस्की वाइन बियर की कई बोतलें नहीं है। विस्की वाइन बियर की कोई बोतल नहीं है। सिर्फ बचा हुआ लंच पड़ा है। इससे जाहिर है कि उस हॉल में सिर्फ लंच लिया गया उन लोगों ने। सिर्फ लंच? कमिश्नर बाजरे के होंठ सिकुड़े। कामटे उनके साथ वापस चलता कह उठा। लंच के बाद ऐसा कुछ हुआ कि उन लोगों ने एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। शायद वो गुटों में बंट गए होंगे या फिर कुछ और हुआ होगा जिसका हमें अभी तक पता नहीं है। मेरे ख्याल में सब इंस्पेक्टर कामटे हमें कुछ भी पता नहीं है अभी तक। जी, लेकिन पता चल जाएगा। 4 लोग अस्पताल में हैं। जो भी पहले होश में आया वो बताएगा कि क्या हुआ था यहाँ। वो तीनों उस हॉल में प्रवेश कर गए।
तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ी। इसे मैं पहचानता हूं, ये तो रकीब है। तीनों की नजर आवाज की तरफ घूमी। दो पुलिस वाले फर्श पर पड़ी एक लाश के करीब खड़े थे। कमिश्नर बाजरे के कदम तेजी से उस तरफ बढ़ गए। कामटे और विजय सावटे कमिश्नर के पीछे चल पड़े। कौन है ये? पास पहुंचकर कमिश्नर बाजरे ने लाश पर नजर मारते दोनों पुलिस वालों को देखा। रकीब। कौन रकीब? अकबर खान का गनर। अकबर खान? सब इंस्पेक्टर कामटे के होठों से निकला। वो जो हथियार सप्लाई करने का धंधा करता है? वही। उस पुलिस वाले ने सिर हिलाया। लेकिन मैंने तो सुना है रकीब हमेशा अकबर खान के साथ ही रहता है। कामटे बोला। ये यहाँ अकबर खान के साथ ही आया होगा। कमिश्नर बाजरे ने गंभीर स्वर में कहा। तो तो क्या अकबर खान यहां आया होगा? कामटे के होठों से निकला। हालात तो यही कह रहे हैं। बाजरे ने हॉल में नजर मारी, जहां फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फोटोग्राफर और फोरेंसिक लैब वाले अपना काम खत्म करने के अंतिम पड़ाव पर थे। अगर अकबर खान गोलियां चलने के दौरान यहां था, तो सर मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है। कामटे, ये तो शुरुआत है। अभी सिर्फ रकीब की ही पहचान अभी सिर्फ रकीब को ही पहचाना गया है। ऐसे और भी कई जाने पहचाने चेहरे होंगे लाशों में। कमिश्नर बाजरे ने हॉल में लाशों पर दौड़ते नजरें इंस्पेक्टर विजय सावटे पर टिकाई। तुमने उन लोगों को चुन लिया जिन्हें पूछताछ के लिए साथ ले चलना है? यस सर। फ्लोर मैनेजर किशन वासवानी को भी ले चलना है। वो भी मेरी लिस्ट में है। होटल का रजिस्टर जिसमें इस हॉल को बुक करने की एंट्री है, उसे भी साथ ले चलना। रजिस्टर मैंने अपने कब्जे में कर लिया है सर। लाशों को मॉर्ग में पहुंचवाओ और सबसे पहले पुलिस वालों को ही इनके चेहरे दिखाओ। इनमें रकीब की तरह और भी कई नामी बदमाश हो सकते हैं। ये सारा काम तुम्हारे जिम्मे है, बाजरे बोला। यस सर, इंस्पेक्टर विजय सावटे ने कहा। रजिस्टर के अलावा और जो भी जरूरी बातें हों, वो सब इंस्पेक्टर कामटे को बता दो। ये मुझे बता देगा। कमिश्नर बाजरे ने कहा। होटल वालों से कह दो कि इस हॉल से वो तब तक दूर रहें जब तक पुलिस से हरी झंडी नहीं मिल जाती। काम खत्म होने के बाद हॉल के दरवाजे पर दो पुलिस वाले बिठा देना। जी। विजय सावटे ने सिर हिलाया। कामटे, कमिश्नर बाजरे ने कहा, यहाँ का सारा काम तुम अपनी निगरानी में खत्म करवाओगे। किसी पुलिस वाले के पास बताने को कुछ हो तो वो पता कर लो। उसके बाद हेडक्वार्टर आकर मुझसे मिलना। यस सर, कामटे ने सतर्क स्वर में कहा। कमिश्नर बाजरे पलटकर हॉल से बाहर निकलता चला गया। कमिश्नर साहब तुम्हें इतनी लिफ्ट क्यों दे रहे हैं? इंस्पेक्टर विजय सावटे ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। पता नहीं, कामटे ने शांत स्वर में कहा। कमिश्नर साहब को पहले से जानते हो? नहीं, आज पहली बार आमना सामना हुआ है। कामटे ने सावटे को देखा। इस केस का इंचार्ज कौन है? कमिश्नर साहब किसके हवाले ये केस कर रहे हैं? अभी तक तो वो खुद ही इस केस को देख रहे हैं। रकीब की लाश यहां देखकर लगता है कि यह मामला वास्तव में गंभीर है। रकीब का खौफ है अंडरवर्ल्ड में। हथियार सप्लायर अकबर खान का सबसे खास आदमी था रकीब। इसकी लाश यहां देखकर मुझे हैरानी हुई। मुझे पूरा यकीन है कि गोलियां चलने के वक्त अकबर खान खुद यहां मौजूद था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगला दृश्य। कमिश्नर बाजरे कुछ पुलिस वालों के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंचा जहां हॉल में मिले चार घायलों को लाया गया था। वहां इंस्पेक्टर शेखर पेरवले से मुलाकात हुई। घायलों की क्या हालत है? कमिश्नर बाजरे ने पूछा। अभी तक उनकी हालत नाजुक ही है। डॉक्टर उन्हें बचाने की चेष्टा में लगे हैं, इंस्पेक्टर पेरवले ने कहा। उनके बच जाने की क्या संभावना है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता सर। डॉक्टरों से मेरी बात नहीं हो सकी। हॉल में मिली लाशों में एक लाश रकीब की भी है, जो
रकीब अकबर खान का आदमी तो नहीं? इंस्पेक्टर परवले के होंठों से निकला। वही। ओह, मुझे शुरू से ही ये मामला खास लग रहा था। रकीब हमेशा अकबर खान के साथ रहता है। इसका मतलब जब गोलियां चली तो वहां अकबर खान भी मौजूद था। पैरवले व्याकुलता से कह उठा। मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। अकबर खान जैसे हथियार सप्लायर का कहीं पहुंचना छोटी बात नहीं है। वो बहुत सतर्क रहने वाला इंसान है और खुले में नहीं जाता, क्योंकि उसके दुश्मन बहुत हैं। पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। अकबर खान की लाश वहां नहीं मिली। मिली होती तो उसे पुलिस वाले पहचान लेते। कमिश्नर बाजरे ने गंभीर स्वर में कहा। वो बचकर निकल गया होगा। काफी लोग गोलियां चलने के बाद वहां से कारों में बैठकर निकले थे। उनमें एक 55 की उम्र का सफेद चमकते बालों वाला भी था। कहीं कहीं बाल काले थे। वो चुस्त और फुर्तीला था। वो कौन हो सकता है? नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब अकबर खान उसके साथ ही बाहर निकल गया। हाँ, कमिश्नर बाजरे ने कहा। यह मामला बहुत गहरा लगता है। जो 4 लोग हॉस्पिटल में हैं वो बता सकते हैं कि वहां कौन कौन था और क्या हुआ था वहां। यहां पर सख्त पहरा लगवा दो। उन्हें बचे पाकर उन्हें फिर मारने की चेष्टा की जा सकती है। यहाँ काफी पुलिस वाले हैं। मैं और भी सख्त पहरा लगवा देता हूँ। इन चारों के बारे में मुझे बराबर खबर देते रहना। यस सर। ये केस आपने किसके हवाले किया है? अभी तक तो मैं खुद ही इस केस को देख रहा हूँ। पहले अच्छी तरह केस को जान लूं, उसके बाद ही सोचूंगा कि केस किसके हवाले करना है, या मैं ही इस केस को देखूं। अगला दृश्य। रात के 12 बज रहे थे। कमिश्नर बाजरे पुलिस हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में मौजूद था। कुर्सी पर बैठा सोचों में डूबा हुआ था। इस बीच आर्य निवास में हुए खून खराबे से वास्ता रखते कई पुलिस वालों के उसे फोन आ चुके थे। तभी एक कांस्टेबल ने कॉफी के प्याले के साथ भीतर प्रवेश किया और प्याला टेबल पर रखते कह उठा। कुछ खाने को भी लाऊं सर? नहीं। बाजरे ने इनकार में सिर हिलाया और प्याला उठाकर घूंट भरा। कांस्टेबल बाहर निकल गया। तभी टेबल पर पड़ा मोबाइल फोन बजने लगा। बाजरे ने मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर आया नंबर देखा। फिर कॉलिंग स्विच दबाकर फोन कान से लगाता बोला। कहो। बहुत देर कर दी। घर नहीं आना क्या? औरत का स्वर कानों में पड़ा। आज आने में देर हो जाएगी। शायद ना भी आ सकूं। कोई खास मामला सामने आ गया है। खाना भिजवा दूं क्या? कुछ नहीं चाहिए, मैं व्यस्त हूं। मेरा इंतजार मत करो और तुम सो जाओ। कमिश्नर बाजरे ने कहा और फोन बंद करके टेबल पर रखा। उसी पल टेबल पर पड़ा ऑफिस का फोन बजा। हेलो। बाजरे ने रिसीवर उठाया। बहुत छानबीन कर रहे हो तुम। शांत सी आवाज कानों में पड़ी। बाजरे चौंका। फौरन ही संभला। माथे पर बल दिखे। कौन हो तुम? आर्य निवास होटल में चली गोलियों की तुम बहुत छानबीन कर रहे हो। मैंने ठीक कहा ना? कौन हो तुम? मुझे पसंद नहीं कि इस मामले की छानबीन की जाए। लहजा सामान्य था। मैंने पूछा है कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? बाजरे का स्वर तेज हो गया। बेकार की बात मत करो। अपने काम की बात सुनो। ये सब मुझे पसंद नहीं। इस मामले की छानबीन बंद कर दो। राख से छेड़छाड़ करोगे तो उंगलियां जल जाएंगी। समझ गए तुम? आवाज बाजरे के कानों में पड़ी। तुम मुझे हुक्म हुक्म देने वाले अंदाज में बात कर रहे हो? नहीं। मैं तो प्यार से तुमसे कह रहा हूं कि इस मामले में को उछालो मत और अपने बारे में बताओ। मेरे बारे में जानकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम बताओ कि मैंने जो कहा है वो तुम समझ गए। अगर उंगलियां जलाना चाहते हो तो तभी इस मामले से छेड़छाड़ करो। क्या तुम भी वहां थे जब गोलियां चली? हाँ, मैं वहीं था। क्या हुआ था वहां? वहां पर क्यों? अगर तुमने छानबीन बंद कर दी तो 10 लाख तुम्हारे पास पहुंच जाएगा।
मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी उंगलियां जल जाएंगी, फिर उंगलियों की आंच से तुम भी जल जाओगे। बच्चे बनकर रहो, बड़ों के मामले में दखल मत दो। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या करना चाहते? ये मामला बंद कर दो कमिश्नर, छानबीन मत करो। और तुम्हें मालूम है कि एक लाश पहचानी गई है? वो रकीब की लाश है। हथियारों के सप्लायर अकबर खान का खास आदमी था वो। इस मामले की जितनी छानबीन करोगे उतना ही तूफान उठेगा। सह नहीं सकोगे ये सब। तभी कह रहा हूं कि होटल में मिली लाशों के साथ छेड़छाड़ मत करो। चुपचाप काम खत्म कर दो। 10 लाख तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। कमिश्नर बाजरे के होंठ भींच गए। 10 लाख कम हो तो 15 लाख भिजवा दूं। तुम अपने बारे में बताओ। बाजरे के होंठ खुले। मेरे बारे में जानना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। जो तुम्हारे लिए जरूरी था वो मैंने तुमसे कह दिया। तुम तो उधर से फोन काट दिया गया। कमिश्नर बाजरे होंठ भींच कर रिसीवर वापस रखकर सोचने लगा। कोई नहीं चाहता कि आर्य निवास में मिली लाशों के बारे में जानकारी हासिल की जाए। क्यों? उसे इस मामले को दबाने के लिए 15 लाख दिए जा रहे हैं। गड़बड़ तो है ही। कमिश्नर बाजरे बड़बड़ा उठा। उसी पल टेबल पर पड़ा मोबाइल बजने लगा। हेलो। सोचों में डूबे बाजरे ने मोबाइल मोबाइल उठाकर कानों से लगाया। सर, इंस्पेक्टर विजय सावटे की आवाज आई। आप अपने ऑफिस में हैं या? ऑफिस में ही हूं। क्या बात है? मैं अभी हेडक्वार्टर पहुंचा हूं। अभी आपके पास आया सर। बाजरे ने फोन वापस टेबल पर रख दिया। चेहरे पर सोचों के भाव थे। 5 मिनट में ही इंस्पेक्टर विजय सावटे ने भीतर प्रवेश किया। सर, एक और लाश की पहचान हुई है। वो सुधीर दावरे का आदमी था। सुधीर दावरे? कमिश्नर बाजरे के माथे पर बल पड़ गए। सर, ड्रग्स किंग सुधीर दावरे। इंस्पेक्टर विजय सावटे कह उठा। वो खतरनाक आदमी है वो। बैठ जाओ। बाजरे गंभीर दिखा। विजय सावटे बैठ गया। बाजरे की निगाह सावटे पर ही टिकी रही। एक लंबी खामोशी हुई तो इंस्पेक्टर विजय सावटे ने पहलू बदला। तो एक और लाश की पहचान हुई। वो मरने वाला ड्रग्स किंग सुधीर दावरे का आदमी था। वो सुधीर दावरे जो मुंबई में ड्रग्स किंग के नाम से जाना जाता है। यस सर। पहले अकबर खान, अब सुधीर दावरे। एक हथियारों का सप्लायर, दूसरा ड्रग्स किंग। सावटे ने सिर हिला दिया। अकबर खान और सुधीर दावरे का आपस में क्या वास्ता है? बाजरे बोला। सर, पुलिस रिकॉर्ड में इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। विजय सावटे ने कहा। पक्का? पक्का सर, पूरी तरह पक्का। मैंने आज तक नहीं सुना कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर दोनों आर्य निवास होटल की दूसरी मंजिल के हॉल में क्या कर रहे थे? क्या पता सर कि दावरे और अकबर खान वहां आए ही ना हो। उनके आदमी ही वहां। दोनों के आदमी तभी आपस में मिलेंगे जब वो एक दूसरे को जानते हों। बाजरे ने उसे देखा। क्या पता सर कि दोनों के आदमियों का मिलना इत्तेफाक ही हो। मैं नहीं मानता। मुझे तो यह भी संभव लगता है कि गोलियां चलने के दौरान अकबर खान और दावरे भी वहीं मौजूद हों। हो सकता है। दावरे और अकबर खान का आपस में जरूर कोई वास्ता होगा जो कि हम। तभी बाजरे का मोबाइल बजा। बाजरे ने बात की। दूसरी तरफ पैरवले था। सर, इंस्पेक्टर शेखर पैरवले की आवाज आई। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। एक मर गया सर। एक मर गया? बाजरे के होंठों से निकला। हम 4 को अस्पताल लाए थे। उनमें से एक मर गया। अभी अभी डॉक्टर ने बताया। ओह। बाजरे के होंठ भिज गए। बुरी खबर दी तुमने। बाकी तीनों की क्या हालत है? क्या कोई खतरे से बाहर है? मैंने पूछा था सर, परंतु डॉक्टर ने बताया कि अभी बाकी तीनों की हालत नाजुक है। ओह। बाजरे के चेहरे पर सोच के भाव थे।
तुमने वहां सख्त पहरा लगा रखा है? पूरी तरह सर। मैंने यहाँ सब ठीक कर रखा है। मुझे खबर देते रहना, कहकर बाजरे ने फोन बंद करके टेबल पर रखा। क्या हुआ सर? 4 को अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर उन्हें बचाने में लगे हैं और उनमें से एक मर गया। ओह। साफ्टे। सर, तुम ये बात मालूम करो कि सुधीर दावरे और अकबर खान में क्या संबंध है। हमें इस मामले की पूरी छानबीन करनी है और मामले की तह तक पहुंचना है। मुझे भी ऊपर जवाब देना है। जी सर। वहां कितनी लाशें मिली? 18 सर। 4 को अस्पताल पहुंचाया गया, यानी कि कुल 22 हो गए। जी। मुझे पूरा यकीन है कि बाकी लाशों की शिनाख्त के दौरान हमें कई नई बातें पता चलेंगी। ये मामूली मामला नहीं है। कहकर कमिश्नर बाजरे की निगाह इंस्पेक्टर विजय सावटे के चेहरे पर जा टिकी। तुम सतर्क रहना। मुझे धमकी दी गई है इस मामले में। धमकी? हाँ। किसी ने फोन पर कहा कि मैं लाशों की छानबीन ना करूं। बाजरे ने बताया। ओह। आपने पता किया कि वो फोन कॉल्स कहां से आई? जरूरत नहीं। अगर वो सच में धमकी है तो ऐसा फोन कई बार आएगा। तुम दावरे और अकबर खान के बारे में पता करो कि उन दोनों के आपस में क्या संबंध है। हमें मालूम करके रहना है कि आर्य निवास होटल में उस हॉल में कौन कौन लोग मौजूद थे गोलियां चलने के वक्त, और उस वक्त क्या हो रहा था। इंस्पेक्टर विजय सावटे चला गया। बाजरे ने कॉफी को देखा, जो कि ठंडी हो चुकी थी। बाजरे ने इंस्पेक्टर शेखर पैरवले के मोबाइल पर फोन किया। हेलो सर। पैरवले की आवाज कानों में पड़ी। अस्पताल में जो 3 आदमी जिंदा बचे हैं उनके चेहरे की तस्वीरें लो और उनकी पहचान कराने की चेष्टा करो। ठीक है सर, परंतु अभी तो उनकी तस्वीरें नहीं ली जा सकती। वो तीनों डॉक्टरों की देखरेख में है। तस्वीरें लेने में क्या फर्क पड़ता है? जाओ और मोबाइल से ही तस्वीरें ले लो। मैं कोशिश करता हूँ सर। चौथा जो मर गया है उसकी भी तस्वीर ले लेना। सुबह लैब से तस्वीरें बना लेना। यस सर। बाजरे ने फोन बंद किया और सब इंस्पेक्टर कामटे का नंबर मिलाया। शाम को ही बाजरे ने कामटे के मोबाइल का नंबर ले लिया था। 2 बार लंबी बेल जाने के बाद कामटे की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। कामटे। मैं बोल। सर, आप कहिए। कहाँ हो तुम? मैं अभी होटल में ही हूँ सर। कुछ देर में यहाँ से निकलूंगा। आप कहाँ मिलेंगे सर? हेडक्वार्टर्स में, अपने ऑफिस में ही हूँ। मैं आपके पास वहीं आकर मिलूंगा सर। तुम अब तक वहां क्या कर रहे हो? सर, हॉल से लाशें और जरूरत का अन्य सामान उठा लिया गया है। मैं जरा हॉल का मुआयना कर रहा हूँ। पूछताछ कर ली? हाँ सर, कुछ नई बातें पता चली हैं। मिलने पर बात करूंगा। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहकर बाजरे ने फोन बंद किया। फिर कांस्टेबल को बुलाकर नई कॉफी लाने को कहा। कांस्टेबल पुरानी कॉफी उठाकर ले गया। अगला दृश्य। रात के 2 बजे सब इंस्पेक्टर कामटे कमिश्नर बाजरे के पास पहुंचा। कामटे थका सा लग रहा था। हाथ में लिफाफा थाम रखा था। बैठो कामटे। कॉफी लोगे? अभी मंगवाता हूँ। बाजरे ने इंटरकॉम पर कॉफी लाने को कहा। सर। कामटे कह उठा। बहुत ही काम की चीज हाथ लगी है सर। क्या? मेन गेट पर लगा सीसीटीवी कैमरा वो चालू हालत में रह गया था। होटल वाले उसे बंद करना भूल गए थे और हॉल में आने वाले उन लोगों को भी ये बात नहीं पता चली। हालांकि सुबह आकर 3 लोगों ने होटल के सब कैमरों को चेक किया था कि वो बंद हैं कि नहीं, परंतु प्रवेश द्वार पर लगा कैमरा इसलिए बचा रह गया कि वो ठीक दीवार पर लगे फूलदान के पास लगा और वो किसी को नहीं दिखा, बचा रह गया। चालू हालत में रहा वो। कहने के साथ ही कामटे ने लिफाफे में हाथ डाला और एक छोटी सी टेप बाहर निकालकर बाजरे की तरफ बढ़ाई। ये उसी सीसीटीवी कैमरे की कैसेट है। इसमें हर उस आदमी की तस्वीर है जो होटल में दिन में आया था। कमिश्नर बाजरे ने मुस्कुराकर वो कैसेट थाम ली। तुमने तो कमाल कर दिया कामटे।
बस यूं ही सर, इस कैमरे पर नजर पड़ गई। मैंने होटल वालों से पूछा तो तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कैमरा चालू हालत में रह गया था। मैंने कैमरे की कैसेट ले ली। तरक्की पाने की पूरी चेष्टा कर रहे हो, बाजरे ने कहा। कामटे कुछ नहीं बोला, बाजरे को देखता रहा। इंस्पेक्टर सावटे ने एक आदमी की पहचान की है। वो सुधीर दावरे का आदमी की लाश है। सुधीर दावरे? ड्रग्स किंग? वही। इसका मतलब दावरे का अकबर खान से संबंध है, जबकि ये बात कभी सुनी तो नहीं। इस कैसेट से हमें बहुत कुछ पता चलेगा। मुझे एक फोन आया कामटे, बाजरे बोला। फोन करने वाला 15 लाख की ऑफर दे रहा था कि मैं लाशों की छानबीन ना करूं। कौन था वो? उसने अपने बारे में नहीं बताया। और क्या बोला वो? यही कि अगर मैंने छानबीन नहीं रोकी तो मेरी उंगलियां जल जाएंगी। उंगलियां जल जाएंगी? मतलब क्या हुआ इसका? अभी मैं बहुत उलझा हुआ हूं, कमिश्नर बाजरे उठते हुए बोला। किसी भी बात का मतलब समझाने की मैं चेष्टा नहीं कर सकता। अभी तो हालातों को समझने की चेष्टा मैं खुद कर रहा हूं। आओ, इस कैसेट को देखते हैं, कामते उठते हुए बोला। आपको फोन करने वाला कौन था और इस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले ये कैसेट देख लें। दोनों उस कमरे से निकले और गैलरी में आगे बढ़ गए।